हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। दोस्त, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जीएस के प्रश्नों की। देखिए, इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस से, थोड़े से होंगे हिस्ट्री से, थोड़े से जियोग्राफी से, थोड़े से पॉलिटी से और थोड़े से इकोनॉमिक्स से। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को टच किया गया है। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके 20 में से मार्क्स कितने आते हैं। और नाम के ही ये क्वेश्चन 20 होंगे। इसमें जो भी आपको फैक्ट करवाए जाएंगे, जो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उससे ये क्वेश्चन 20 से बढ़कर इंटू 4 कर लीजिए, 80 हो जाएंगे। समझ गए? चलो, पहला क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ साथ। विच अमंग द फ्लोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय ए वायरस। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपने बताना है विषाणु से कौन सा रोग नहीं होता है। बताओ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका हैजा है वो आपका विषाणु से नहीं होता है। वो किससे होता है? वो आपका जीवाणु से होता है। जीवाणु मीन्स वो आपका बैक्टीरिया से होता है। समझ गए? इतना छोटा सा फैक्ट आपको समझ में आया। जो आपका कोलरा है या फिर हैजा है, वो आपका बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से फैलता है। और आप इस पिक्चर से समझ सकते हो, जो आपका कोलरा है ना, वो आपका किससे फैलता है? आपका गंदा खाना खाने से फैलता है, फिर गंदा पानी पीने से फैलता है, और हमारी आंतों को ये प्रभावित करता है, हैजा। चलो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदी नेता ख्वाजा अब्दुल्ला हरार का अनुयायी था? बताओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाबर जो था वो इसका अनुयायी था। अब जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे बाबर जो था ना, वो इसे अपना गुरु मानता था। और बाबर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? बाबर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि भारत में जो मुग़ल शासन स्थापित किया था, वो उसका श्रेय जो है वो बाबर को ही जाता है। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था ये बाबर। ठीक है, ये अपने आप को बादशाह कहा करता था। और इसने भारत में जो पहला युद्ध लड़ा ना, पानीपत का पहला युद्ध, तो उसमें इसने तोफ खाने का पहली बार प्रयोग किया। तोफ खाना हो गया या बारूद हो गया। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आ सकता है कि बाबर ने कौन से युद्ध में तोफ खाने या फिर बारूद का इस्तेमाल करा? तो आपका आ जाएगा पानीपत का पहला युद्ध। समझ गए? अब बाबर का पुत्र था हुमायूं। समझ गए? हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े। मेन इसके 2 युद्ध थे, एक था चौसा, एक था बिलग्राम। बिलग्राम युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अब तीसरा बंदा है अकबर। इसे द ग्रेट अकबर के नाम से जाना जाता है। और अकबर जो था, इसका जन्म अमरकोट के बीर सियाल के महल में हुआ था। जे हुमायूं का मित्र था बंदा। अमरकोट का बीर सियाल जो था वो हुमायूं का मित्र था। जब हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया था शेरशाह द्वारा, तब इसने यहाँ पर अमरकोट के बीर सियाल के महल में शरण ली थी। वहाँ पर ही अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपने याद रखना है, पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। मीन्स ताजपोशी हुई थी। नेक्स्ट है आपका राजा जहांगीर। जहांगीर क्या है? जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। ये अकबर का बेटा था। समझ गए? चलो, ये है आपका बाबर का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज कोरल रीफ आर नॉट फाउंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबल भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कॉम्बे की खाड़ी में प्रबल भित्ति नहीं पाई जाती है। अब प्रबल भित्ति होती क्या है? देखिए, यदि आपने पिक्चर में देखा होगा, फिर आपने जो नेशनल जियोग्राफी के चैनल आते हैं ना, उनमें देखा होगा, तो समुद्र के नीचे क्या होता है, ऐसे घास फूस सी उगी होती है। समुद्र के नीचे जो भी डाइविंग करते हैं ना, कई बार कैमरा होता है तो आपने देखा होगा समुद्र के नीचे शिफाल जैसा होता है, ऐसे पेड़ मतलब पौधे से होते हैं, वही आपकी कोरल रीफ कहलाती है, प्रवाल भित्ति कहलाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है गल्फ ऑफ कच्छ में, फिर आपके मलवान में, फिर आपके लक्षद्वीप में, फिर आपके गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान एंड निकोबार में। ये सारे के सारे समुद्रों में पाई जाती है। समझ गए? अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका। आपने पढ़ा होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें आपने देखना है और पढ़ना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो पढ़ लिया आपने, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? जे स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। इसमें बोला गया था जो आपके सेपरेट इलेक्टोरेट हैं, जैसे मुस्लिम के अलग चुनाव होंगे, फिर आपके क्रिश्चियनों के अलग होंगे, हिंदुओं के अलग होंगे, इसमें ये प्रथा थी। और इसी एक्ट को माउंटेग्यू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। और केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग भी इसने ही प्रशस्त किया था। ये भी आपने याद रखना है। यदि आप पढ़ना चाहो तो इस स्लाइड में पढ़ सकते हो, वही फैक्ट हैं जो आपको बताए गए हैं कि यहाँ पर माउंटेगी चिम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसी एक्ट को कहा जाता है। और सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे सिखों के लिए अलग होंगे, फिर क्रिश्चियनों के लिए अलग होंगे, एंग्लो इंडियन के लिए अलग होंगे। फिर एक कमीशन बनाया था, सेंट्रल सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करेगा। जैसे अभी सिविल सर्वेंट आपको पता है ना क्या होते हैं, आईएएस, आईपीएस, जो यूपीएससी अभी इनका टेस्ट कंडक्ट करवाता है, वैसे ही आपको पढ़ा दिया गया है। ये इन्होंने सेपरेशन ऑफ सेंटर और प्रोविजन सब्जेक्ट को भी अलग अलग किया गया था। इसमें बताया गया था जो भी रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, इनमें जो हमारे भारतीय थे, इनमें बोलने का अधिकार था और कानून बनाने का अधिकार था। बट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो थे, यहाँ पर इनको ना ही बोलने का अधिकार था और ना ही कानून बनाने का अधिकार था। और तीसरी बात, जो इनकी काउंसिल थी, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वहाँ पर 6 मेंबरों में से 3 जो थे वो इंडियन होने चाहिए। और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था बाइकैम्परलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस। समझ गए? इतनी छोटी सी बात हुई क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट जूट इज नॉट कल्टिवेटेड इन ए सिग्निफिकेंट वे। देखिए, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पटसन, जो जूट की खेती होती है, सबसे कम या फिर सबसे, आपको बताना है कि ना के बराबर होती है। किस स्टेट में जूट की खेती जो है बिल्कुल ना के बराबर होती है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट, ज़्यादा सार्थक रूप में नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? आंध्र प्रदेश में नहीं होती है, इसमें ना के बराबर होती है। अब आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहलाती है जूट की। देखिए, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है, फिर उसके बाद आया आपका बिहार, फिर उड़ीसा, फिर असम, लास्ट में आया आपका आंध्र प्रदेश। इसमें ना के बराबर होती है 0.05। समझ गए? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसे। हु सुजेस्ट द कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसे आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी बोल सकते हो। इसमें एक सिंपल सा आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र 4 पिलर कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राम मनोहर लोहिया ने दिया था। इनके बारे में अगर आप और जानकारी जानना चाहो तो आप जान सकते हो। इनका जन्म जो है वो यूपी में हुआ था, अकबरपुर में हुआ था, 1910 में हुआ था और न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द साइट ऑन द कोरोमंडल कोस्ट विच गिव अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया मैरीटाइम लिंक्स। कोरोमंडल तट पर भारत के समुद्र संपर्कों के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला स्थल का नाम बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अर्कमेडू। ये कहाँ है? ये आपका पोंडिचेरी में है। अब मैप के थ्रू देख लो कहाँ पड़ता है अर्कमेडू। ये पड़ता है अर्कमेडू पोंडिचेरी में। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। आपको 2 फैक्ट इसमें क्लियर होंगे। देखिए क्वेश्चन आपको मैंने बोला 20 संख्या ही है, इसमें आपको जो है वो कम से कम 70 से 80 फैक्ट आपको बता दूंगा, आज की क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और कौन सी नहीं है। यदि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो इसमें आपको बताना है, पढ़िए दोनों स्टेटमेंट को, टाइम लीजिए और अपना पॉज भी कर सकते हो आप अपनी वीडियो को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है? महावंशा के अनुसार अशोक का झुकाव जो है वो बौद्ध के दम की ओर तब हुआ था जब उसके भतीजे निग्रोध ने उसे धर्म सिद्धांत का उपदेश दिया था। आपने ध्यान में रखना है जो आपके जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं इसमें अशोक के बारे में सिर्फ और सिर्फ यही कहा है ये एक दुष्ट व्यक्ति था। आपने ध्यान में रखना है जो जितने भी हमारे बौद्ध ग्रंथ है इसमें अशोक को एज ए दुष्ट व्यक्ति कहा है। और ये दम की ओर तभी बढ़ा था जब इसके भतीजा निग्रोध की ओर से इसे उपदेश दिया गया था, तो ही जो अशोक है उसका झुकाव जो है वो बौद्ध के धम की ओर हुआ था। इसमें पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट है, दिव्य वंदना का मानना है कि व्यापारी से भिक्षु सन्यासी बने समुद्र नाम के एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक बुद्ध की शिक्षाओं की ओर उन्मुख हुआ था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपने पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखनी है, तीसरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत में सबसे अधिक मात्रा में चिचलिड या फिर चिल्ड मछली कहाँ पाई जाती है? मछली काफ़ी नाम भी देखिए इसका, चिचलिड्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केरला बैक वाटर्स में ये मछली पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है केरला बैक वाटर्स में। और मछलियां देख सकते हो ये सारी की सारी मछलियां इसी प्रकार की हैं, चिचलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, फसल बीच की फसल उगाना या फिर इंटरक्रॉपिंग क्या है। तो इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, इसमें मान के चलिए ये आपका खेत है, तो खेत में एक से ज़्यादा फसल अच्छे से पैटर्न, डेफिनेट फिक्स्ड पैटर्न में उगाना। जैसे आपने यहाँ पर आपने धान उगा दिए और यहाँ पर आपने कुछ और चना वगैरह उगा दिया, ये कहलाती है आपकी इंटरक्रॉपिंग। मीन्स एक ही खेत में एक से अधिक फसलें। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने खेत है, यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और फसल है, यहाँ पर कुछ और फसल है और यहाँ पर कुछ और फसल है। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि आपका एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जा रही हैं और डेफिनेट पैटर्न में उगाई जा रही हैं। चलो
ये आप डेफिनेशन समझ सकते हो, विकीपीडिया से देख सकते हो। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd century BCE which Greek philosopher had coined the term geography। इसमें सिंपल शब्द आपको बताना है, जो आप जियोग्राफी पढ़ते हो ना बार बार, जियोग्राफी जियोग्राफी जियोग्राफी, ये टर्म या फिर शब्द ये किसने कॉइन करा था, किसने गढ़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इराटोस्थनीज। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि आप इस शब्द को 2 से 3 बार बोलो मेरे साथ साथ, इराटोस्थनीज 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 इराटोस्थनीज, तो आपको अब पेपर में नहीं भूलने वाला है, यदि आपको हूबहू क्वेश्चन आ जाए तो। ये था आपका हमारे भाई साहब इराटोस्थनीज। नेक्स्ट यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पर 75 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1857। इसमें क्वेश्चन क्या है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इसमें सिंपल सा पूछा गया है, जब आपका 1857 की क्रांति हुई थी तब हमारे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी वो उसका मेन कारण क्या था? उसमें मेन कारण था, उन्होंने जब अंग्रेज़ों ने नई राइफ़ल, इनफील्ड राइफ़ल इंट्रोड्यूस करी, तो उसमें जो कारतूस डलता था उसको ध्यान में रखना है। उसमें 2 चीज़ें डलती थी। उसमें एक सूअर की चर्बी थी और गाय की चर्बी थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें ना वो मुंह से काटना पड़ता था कारतूस, और मुंह से काट कर राइफल में डालना पड़ता था और फायर करना पड़ता था। यही कारण था, मेन कारण 1857 की क्रांति का। यहीं से विद्रोह होता है, और मंगल पांडे जी जो शुरुआत है वो करते हैं। कहाँ से करते हैं? वो बैरकपुर से करते हैं, मेरठ बैरकपुर से करते हैं। और जो मंगल पांडे थे वो कौन सी इन्फेंट्री से संबंध रखते हैं? तो आपको याद रखना है 34th इन्फेंट्री से संबंध रखते हैं। इन्होंने जैसे 29 कहते हैं, 29 मार्च को इन्होंने विरोध करा, और 7 या 8 अप्रैल को समथिंग 7 या 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सॉइल इम्प्रूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। जैसे हम बोल रहे हैं ना सॉइल इम्प्रूवमेंट, जैसे आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? यदि आप अच्छा कंटेंट पढ़ोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, तो आपकी पढ़ाई की जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इसी तरह हमारी सॉइल की इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है? यदि सॉइल की इम्प्रूवमेंट करवानी है तो इनरिचमेंट ऑफ सॉइल विद प्लांट न्यूट्रिशन, जो भी हमारे प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं उनसे हमारी सॉइल की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे मृदा का पादप पोषक तत्वों में समृद्ध हो जाना, तो ही हम इसे कहते हैं सॉइल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले कौन थे आपको पता है? इन्होंने पहले जो थे वो थे आपके बाबर। कौन थे? बाबर, ठीक है। और आपने इस विषय में याद रखना है, जो आपके बहादुर शाह 2 थे ना, इन्हें ही कहा जाता है बहादुर शाह जफर। क्या कहा जाता है? बहादुर शाह जफर। और यही जो थे वो 1857 की क्रांति के नायक थे, नेता थे, ठीक है। इन्हें ही जो सभी ने बोस बनाया था। और 1857 की क्रांति को थोड़ा सा हारने का कारण यह भी माना जाता है कि इनसे ना तो भागा जाता था और ना ही इनसे अच्छा नेतृत्व किया जाता था। ये बूढ़े आदमी थे, 80 साल के थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट sequential phase of the sequential development of plant group in natural habitat। काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ
इन ऑप्शनों में देखना है कौन सा करेक्ट है। यदि आपको नहीं आता है तो मैं तो हूँ ही, मैं तो आपको बता दूंगा कौन सा करेक्ट है। तो इसमें थोड़ा सा पेच है, इसमें कोई भी आपका ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। कैसे होगा ये करेक्ट? जो आपके ये सीक्वेंटल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ग्रुप है ना, वो किस प्रकार से होगा? पहले आएगा न्यूडेशन, फिर आएगा माइग्रेशन, फिर तीसरे नंबर पर आपने याद रखना है, तीसरे नंबर पर आएगा आपका रिएक्शन। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है, क्या होगा? रिएक्शन। ठीक है, पहले होगा न्यूडेशन, फिर होगा माइग्रेशन, फिर होगा रिएक्शन, फिर होगा स्टेबलाइजेशन। ठीक है, चौथे नंबर पर यहाँ पर स्टेबलाइजेशन होना था, यहाँ पर होना था रिएक्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता था। न्यूडेशन भी सही है, फिर आपका माइग्रेशन भी सही है, तीसरे नंबर पर आएगा रिएक्शन, यहाँ पर आएगा स्टेबलाइजेशन। समझ गए? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना था यदि आपके ये दो शब्द शामिल होते तो। नेक्स्ट है आपका 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? सभी को पता है तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर एज ए आप टीचर मान सकते हो, टीचर जिन्होंने जैन धर्म के बारे में उपदेश दिए और उनको फैलाने का काम किया। ठीक है, जैन तीर्थंकर शब्द को आप एज ए टीचर मान सकते हो। इसमें पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है 24वें टीचर कौन थे जैन के। तो इसमें याद रखना है 24वें थे महावीर, पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ। ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें आपने याद रखना है पहले थे, पहले कौन थे? पहले थे आपके ऋषभदेव, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना करी। ठीक है, फिर 23वें थे पार्श्वनाथ, लास्ट जो वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं जैन धर्म के, वो कहलाते हैं महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, 24वें टीचर थे। ये हैं आपके महावीर स्वामी। नेक्स्ट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 4 टर्म्स क्लियर होंगे। इसमें यहाँ पर दिए गए हैं सोयल टाइप, और यहाँ पर दिए गए हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं। जैसे ऑक्सीसोल जो सोयल है वो कैसे होती है, वर्टिसोल कैसे होती है, फिर आपकी हिस्टोसोल कैसे होती है, एंटीसोल कैसे होती है, ये आपको बताना है। तो आपको इसी प्रकार से ये लर्न कर लेनी है डेफिनेशन। जैसे ऑक्सीसोल, पहला ऑप्शन है ऑक्सीसोल, ये होती है आपकी वेरी ओल्ड एंड हाई वेदर्ड। फिर आपकी नेक्स्ट है वर्टिसोल। वर्टिसोल जो है वो है आपकी हाई क्ले कंटेंट एंड मोर एल्कलाइन। फिर है आपकी नेक्स्ट है हिस्टोसोल। हिस्टोसोल जो है वो है आपके पहला ऑप्शन, वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है एंटीसोल। एंटीसोल मीन्स एंटी लग गया तो ना के होगी, ना एंटी ना मीन्स उसमें ना के सेंस में कुछ होगा, लैक कर रहा है ना, लैंड लैकिंग बेड्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर? इसमें ऑक्सीसोल आपको बताया, ऑक्सीसोल जो है वो वेरी ओल्ड हाई वेदर। यहाँ पर देखिए ऑक्सीसोल वेरी ओल्ड एंड हाई वेदर्ड। फिर वर्टिसोल हाई क्ले कंटेंट एंड मोर एल्कलाइन। फिर तीसरा हिस्टोसोल, ये है आपका वेरी रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट। लास्ट एंटीसोल, हाई लैकिंग वेड्स। नेक्स्ट बंदे का नाम है हेनरी टी कोलब्रुक। ये कहाँ के संस्कृत के प्रोफेसर थे, ये आपको बताना है। हेनरी टी कोलब्रुक जो थे वो किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे? तो आपको याद रखना है ये थे फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्कृत में प्रोफेसर थे। अब आपको याद रखना है ये आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक है, ये हैं आपके
हेनरी थॉमस कोलब्रुक। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा पर्वत है जो आपका काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है। यह आपने एक बार मैप में देख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आपको याद रखना है, बी इज द करेक्ट आंसर, काकेशस। ठीक है, देखिए मैप भी आपके साथ सामने साझा कर रहा हूं। यह है आपका ब्लैक सागर और यह है आपका कैस्पियन सागर और यह है आपका ग्रेट कैकेसस। ठीक है, ये जितना भी बड़ा पर्वत है, जैसे मान के चलो ये पर्वत कहलाता है आपका ग्रेट कैकेसस। एक साइड है इसका ब्लैक सी और दूसरी साइड है कैस्पियन सी। आया समझ? ठीक है, रहेगा याद। यदि हम मैप देख लेते हैं ना, तो मैप देखने से क्या होता है कि हमें लर्न करने में आसानी हो जाती है। इसमें अब आपने देख लिया ब्लैक सागर ये है और ये है कैस्पियन सागर और बीच में है आपका ग्रेट कैकेसस। ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में जो हुआ था उसके संबंधित आपने बताना है उसका उद्देश्य क्या था। सिंपल सा आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दक्कन फार्म रिलीफ एक्ट 1879। इसमें याद रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसमें जैसे अभी भी होता है ना कि जैसे जिसमें आपने बैंक में कर्ज ले लिया हो तो वो आपकी ज़मीन बिकती नहीं है, वैसा ही कुछ नियम यहाँ था। जो आपकी ऋणग्रस्त वाली ज़मीन होती है ना, वो आप कहीं भी आउटर साइडर को नहीं बेच सकते हैं, बाहरी व्यक्तियों को नहीं बेच सकते हैं। उसी का जो प्रतिबंध था वो इसमें लगाया गया था। दक्कन फार्म रिलीफ एक्ट में इसमें कहा गया था कि जो आपकी ऋणग्रस्त जिसमें आपने लोन ले रखा है वो आप आउटर साइडर को नहीं बेच सकते हैं। आया बात समझ में? चल नेक्स्ट, 21वां क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ तक ये हम समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टारगेट आर अचीव्ड बाय, क्या होगा? 20 तो चला गया है, 25, 30 और 50। 3 ऑप्शन है आपके सामने, 25, 30 और 50। सतत विकास लक्ष्यों और लक्ष्यों को जो प्राप्त करने का लक्ष्य है हमारा वो कब तक है, कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स हैं वो कब तक अचीव कर लेंगे, किस ईयर तक अचीव कर लेंगे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। एक ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, दूसरा आपने बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। यदि आपने मार्क्स नहीं बताने हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब तो बता ही सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आपने जवाब बता कर जाना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा, हमारे पास इतने सोर्स नहीं हैं जैसे लैपटॉप, या फिर लैपटॉप मेरा घर में होता है, वैसे है तो है, बट यहाँ पर आपको एडजस्ट जो है वो मोबाइल से ही करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा हमें खेद रहता है कि हम आपको कंटेंट जो है वो इस प्रकार से प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्वालिटी चेक करिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, वीडियो को लाइक करोगे, अच्छे कमेंट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आपकी वजह से ही हमने ये चैनल चला रखा है और आपके लिए ही ये चैनल है। अगर आप कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको हर एक मुमकिन कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को क्लियर आपको 101% क्रिस्टल क्लियर किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।